साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। कैराना से हिंदुओं के पलायन पर बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मिलकर बीजेपी डेलीगेशन ने सौंपा ज्ञापन। बीजेपी विधायक संगी सोम की निर्भय यात्रा को प्रशासन ने सरधना कस्बे की सीमा पर रोका। संगी सोम ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया। कहा, पलायन नहीं रुका तो कहीं भी जाने से नहीं रोक पाएगा प्रशासन। कैराना से हिंदुओं के पलायन को लेकर समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा, कैराना से नहीं हुआ कोई पलायन। पहले मोदी जी और बीजेपी गुजरात दंगे के बाद राज्य से हुए पलायन का जवाब दें। श्रीनगर में सैनिक और पंडित कॉलोनी के विरोध में अलगाववादियों ने लहराए इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान के झंडे। पुलिस पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। गोलबाग केस में सजा का ऐलान हुआ। 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा। एसआईटी की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। एक दोषी को 10 साल और 12 को 7 साल की सजा। और प्राइम न्यूज की खबर का असर। लखनऊ के गोमती नगर में जमीन कब्जाने के आरोप में डीजी विजिलेंस के खिलाफ मुख्यमंत्री दफ्तर ने जांच के आदेश दिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। नेता अपनी राजनीति कैसे चमकाते हैं, अगर यह जानना है तो आपको कैराना मुद्दे को देखना और फिर समझना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना इलाका हिंदुओं के कथित पलायन को लेकर खूब चर्चा में है। सवाल है कि कैराना के अचानक सुर्खियों में आने के मायने क्या हैं। इस मुद्दे को हवा देने वाले और बीजेपी सांसद अब खुद कह रहे हैं कि यह मजहबी मसला नहीं है, बल्कि अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। तो फिर कैराना पर कोहराम क्यों मचा हुआ है? उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था के मसले पर तो बीजेपी ने पहले इतनी हाय तौबा कभी नहीं मचाई। अगर कैराना कानून व्यवस्था का मसला है तो इसे पुलिस प्रशासन के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। किसी तरह के हंगामे और शोर शराबे की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं उससे माहौल खराब होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कैराना के मुद्दे पर आज सरधना से बीजेपी विधायक संगी सोम ने सरधना से कैराना तक की पदयात्रा निकाली, जिसे निर्भय यात्रा नाम दिया गया। लेकिन सरधना कस्बे की सीमा पर ही उनकी निर्भय यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया। लेकिन संगी सोम नेतागिरी चमकाने का मौका कैसे गंवाते? संगी सोम ने पलायन के लिए, लोगों की वापसी के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया, नहीं तो फिर सड़कों पर उतरने की बात कह दी। हालांकि संगी सोम की इस यात्रा से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी इसे उनकी निजी यात्रा बता रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी इस यात्रा से किनारा करते दिखे, लेकिन इसके बावजूद संगी सोम यात्रा पर निकल गए। यह समझ से परे है कि खुद को अनुशासित पार्टी बताने वाली बीजेपी में क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? कैराना के सांसद हुकुम सिंह ने भी संगी सोम को निर्भय यात्रा निकालने से मना किया था। कल ही यह खबर आ गई थी, लेकिन हुकुम सिंह का हुक्म भी संगी सोम नहीं माने। उधर समाजवादी पार्टी ने भी सद्भावना यात्रा निकाली। लगभग 500 लोगों की इस भीड़ को भी पुलिस ने रोक दिया। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ ही नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर पलटवार करके कहा कि पहले वो गुजरात दंगों के बाद प्रदेश में हुए पलायन का जवाब दें। वैसे बीजेपी ने कैराना में पलायन की सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कैराना गई बीजेपी जांच दल की रिपोर्ट के बाद पार्टी नेताओं के एक दल ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। नेताओं ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कैराना कस्बा जनपद शामली से बड़े पैमाने पर एक वर्ग विशेष के लोगों का पिछले कई सालों से पलायन हो रहा है। सवाल है कि क्या बीजेपी हिंदुओं को एक वर्ग विशेष के रूप में देखती है? राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि इस पलायन का कारण कैराना के लोगों में भय और आतंक का वातावरण है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई सालों से कैराना कस्बे में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत दयनीय है।
खुलेआम प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे लोगों से रंगदारी वसूली जाती है। शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन पीड़ितों को न्याय दिलाने में नाकाम रहा है, क्योंकि सरकार भी पीड़ित पक्ष को उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़कर देखती है। अब सवाल यह है कि पीड़ित पक्ष को उनकी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर कौन देखता है? अगर यह पलायन मुस्लिमों का होता तो क्या बीजेपी इस मसले पर इतना ही कोहराम मचाती? क्या चुनाव से पहले कैराना में धार्मिक भावनाएं भड़काने का खेल नहीं हो रहा है? आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर है। और कई खास मेहमान हमारे साथ आज की इस डिबेट में चर्चा लेने के लिए शामिल हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हम परिचय करा दें। हमारे साथ सबसे पहले हुकुम सिंह जी हैं। हुकुम सिंह जी खुद भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, कैराना से चुनकर आते हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। हुकुम सिंह जी ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कई सारे सवालों के जवाब दिए। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। सर, हम आपसे एक लंबी बात करना चाहते हैं और आपके नजरिए से, आपकी पार्टी के नजरिए से कैराना को समझना चाहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं। पीयूष जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय शुक्ला हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री। विजय शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता कांग्रेस पार्टी, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आना चाहते हैं हुकुम सिंह जी आपके पास, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, ऐसा हमें बताया गया है। आपको कई कार्यक्रमों में जाना है। सर, ये बताइए कि कैराना को लेकर जो कुछ हो रहा है, आज फिर से थोड़ा हम नए नजरिए से समझ लें, बीजेपी उसे कैसे देख रही है? और संगीत सोम ने जो पदयात्रा निकालने की कोशिश की, एक बहुत सीनियर लीडर होने के नाते आपने उसका विरोध क्यों किया और बीजेपी ने उस पदयात्रा से खुद को अलग क्यों किया? आदमी लाने का कोई आवश्यकता नहीं थी, ना उनकी कोई आवश्यकता थी। हमें आवश्यकता होती है, उनको निमंत्रण देते, भाई आप भी आइए। जब वहां से हम सांसद हैं, हम उस स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वहाँ किसी प्रकार का कोमल टेंशन ना हो, किसी प्रकार की वहां पर सांप्रदायिक बात ना हो। वो खाली कानून का प्रश्न है जी, व्यवस्था का प्रश्न है। और मैंने तो टोटल शुरू से कहा है कि टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वहां पर था। अपराधियों का राज्य हो गया था, उनका ही साम्राज्य हो गया था। और वो बार बार जाकर के रंगदारी मांगते थे लोगों से, जो रंगदारी नहीं देता था उसकी हत्या करते थे। उस हत्या का ही मैसेज सारे बाजार में फैला, सारी जनता में फैला। लोगों ने वहां से प्लान शुरू कर दिया। उसी इशू को मैंने उठाया था। लोगों ने बार बार प्रयास किया कि किस तरह इसको कम्युनल कलर हम दे दें। हम बार बार कहते हैं कि जो लोग हैं, अगर नाम हिंदुओं के हैं जाने वाले और मारने वालों में 2 नाम ऐसे आ गए, 3 नाम आ गए, 10 नाम आ गए, जो जिनके नाम से जाहिर होता है कि मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। अपराधी अपराधी है, वो किसी बिरादरी को रिप्रेजेंट नहीं करता। और उस खाली मेरा मसला वहीं तक सीमित था, मैं उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि पढ़ भी नहीं रहा था। वो बिल्कुल आवश्यकता भी नहीं थी। बहुत अच्छे मुसलमान वहां पर हैं जो इसका विरोध करते हैं। इसलिए मैं संगीत सोम से भी मैंने अनुरोध किया, पार्टी से भी अनुरोध किया, पार्टी ने उनको कहा भी मत जाइए, और वो जाने वाले थे भी नहीं। ये भी मैं बता रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन बस ठीक है, जितना उनको करना था वो वहां मेरिट में किया होगा। तो क्या सर हम ये माने कि हुकुम सिंह जी के नजरिए से संगीत सोम राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो इनपुट था उसके मुताबिक वो पदयात्रा निकालने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां भीड़ इकट्ठी की और उस भीड़ में हमने देखा लाठी डंडे तलवार भी उनके समर्थकों के पास थे। क्या राजनीति चमकाने की कोशिश थी संगीत सोम की हुकुम सिंह जी के नजरिए से? इससे मुझे लगता नहीं सर, इससे राजनीति चमकती मुझको नहीं लगता। ये तो उनका विश्वास अपना होगा किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इससे राजनीति चमकती है। इससे तो राजनीति ठप होती है। अच्छा हुकुम सिंह जी, ये बताइए कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बता रहे थे कि आप लगातार, आपने कभी अपनी सीट नहीं छोड़ी, आप लगातार 6-7 बार वहां से विधायक रहे और उसके बाद अब इलाके के सांसद हैं। ये जो कैराना का इतना संवेदनशील इशू है, ये एक इतने जिम्मेदार और इतने वरिष्ठ विधायक और उसके बाद इतने महत्वपूर्ण सांसद के नजरिए से अब तक कैसे छिपा रहा?
ये क्यों 2017 से पहले 2016 में अचानक इतना बड़ा हो गया? नहीं रहा है। नहीं, ऐसे कभी हुकुम सिंह जी ने आवाज नहीं उठाई जैसे अभी हम देख रहे हैं। ये लगा नहीं, उसमें आवाज उठाने के तरीके में फर्क हो सकता है। मैं यहाँ विधायक था कि मैंने यहाँ आवाज नहीं उठाई असेंबली में क्या? बार बार उठाता रहा। हिंदू मुस्लिम की बात मैंने कभी नहीं कही। मैं मिलता रहा। आप पूछिए मुख्यमंत्री जी से मैं मिला या नहीं मिला उनसे। मैंने उनको वीडियोस दिखाए नहीं दिखाए? अपने जो मोबाइल था उसमें जो वीडियो थे वो मैंने उनको दिखाए। और वो उनकी इच्छा भी शायद रही होगी करने की, किस वजह से नहीं कर पाए मुझे नहीं पता इस बात का। मैं मिला उनसे जा करके। और जहाँ का स्थानीय प्रशासन था, पुलिस अधीक्षक हो या जिलाधिकारी हो, जो पुलिस अधीक्षक वहां पर ऐसे आए जिन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया, मुझको आश्चर्य यह है कि उनको रहने क्यों नहीं दिया, काम क्यों नहीं करने दिया उनको, 1 महीने के अंदर हटा दिया उनको। और ये मैं क्या कह रहा हूँ, कम से कम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और बड़े वरिष्ठ लोग हैं, अब एसपी सिंह का बयान आपने देखा होगा, जिलाधिकारी रहे वहां पर, प्रमुख सचिव से रिटायर हुए, उन्होंने क्या क्या कराने के बारे में, वो चौबे जी रहे जिलाधिकारी वहां पर, बड़े सीनियर आदमियों से रहे वो भी, उन्होंने क्या क्या कराने के बारे में, दोनों डीएम रहे वहां पर। वो तो बीजेपी के आदमी नहीं है। अगर मैं बीजेपी पे ये आरोप लगता है, वो तो बीजेपी के आदमी नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेट हैं। उन दोनों ने कराने के बारे में चिंता व्यक्त की, क्या हालत वहां पर कराने में है। उन्होंने ये भी कहा कि 1-1 किलो सोना स्मगलिंग का, 1-1 किलो हीरोइन स्मगलिंग की पकड़ी गई, लेकिन पुलिस की हिम्मत ये नहीं हुई कि जाकर के उनको गिरफ्तार कर ले। अब जहां इसकी स्थिति आज से नहीं चल रही थी, पहले से चल रही थी। मैं भी उसमें इतना था, जितनी मेरी आवाज थी, जितना मुझको मौका मिलता था, मैं उठाता रहा। आखिर हमारी सरकार रही, हम मंत्री रहे, तब ये घटना क्यों नहीं होगी वहां पर? हम तो बीजेपी से हैं। एक भी सांप्रदायिक घटना कराने में हुई क्या किसी प्रकार की, या इस प्रकार की अपराधी घटना हुई क्या? उसको भी तो थोड़ा सा लोग जायजा लें, उसकी भी समीक्षा करें आकर के। और मैं किसी पे आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता। मैं फिर भी आग्रह करता हूं इसका ब्रेकडाउन लॉ एंड ऑर्डर मान करके एक सुधारात्मक कार्रवाई वहां पर करें। प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाएं कि जब तक मेरी सूची को गलत ना सिद्ध कर दें, जब तक जिलाधिकारी ये न कह दें मुझसे 3 परिवार गए, इतने नहीं गए। 2 महीने तो जिलाधिकारी तो गए हुए वहां पर हुआ है। और उसके बाद में सारी फोर्स अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, पटवारी हो, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस वाले, यहाँ तक के 5 माफिया वहां के, उनको चौगा पहनाया गया कि प्रेस वाले हैं, उनको घुमाया गया, लोगों से कहा गया अगर जबान निकाली तो अच्छा नहीं होने का। और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये जिलाधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं। उनकी रिपोर्ट सही होगी या मेरे उन कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट सही होगी जो वहीं रहते हैं कैराने में, और कैराने के रहने वाले कल भी कैराने में रहेंगे। इन अधिकारियों की रिपोर्ट का क्या विश्वास मुझको है? मैं क्यों विश्वास करूं उसका? ठीक बात है, बहुत ही जिम्मेदारी से आप बात कर रहे हैं हुकुम सिंह जी। मैं अपने इस वर्जन पे भी कायम हूं कि कराने में जो कुछ भी है वो कानून व्यवस्था के बिगड़ने की बात है। मैं वही से मैंने शुरू की थी, आज में मैं वही कह रहा हूं। अच्छा हुकुम सिंह जी, ये बताइए कि आपने विधायक रहते हुए इस मसले को उठाया और तमाम वीडियो आपने असेंबली में और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ शेयर किए, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन 2 साल हो गए सांसद बने हुए आपको। क्या सांसद बनने के बाद भी आपने ये जिम्मेदारी निभाई और ये बात उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने रखी? और अगर रखी तो उसकी वो धमक, वो गूंज सुनाई क्यों नहीं दी जो आजकल प्रदेश में सुनाई दे रही है? वो कितना सुनने वाला है तो वो जाने। मैं आपको अपने पत्रों की कॉपी दे दूं जिसमें मैंने पत्र लिख करके आग्रह किया कि यहाँ थोड़ा स्थिति खराब होती जा रही है, अपहरण हो रहे हैं, लोगों को डराया धमका जा रहा है। अब वो उस पर जो कार्रवाई हुई वो बता दें। आप ये बताइए, मैं वहां का स्थानीय सांसद हूँ, क्या मैंने जिलाधिकारी तो खैर अभी आए हैं, जो पुलिस अधीक्षक उनसे मैंने नहीं कहा। एक मिसाल मैं देता हूँ, उससे आप अप्रिशिएट कीजिए सारी सिचुएशन को। एक आदमी का नाम हमारा कोई कय्यूम काला या क्या नाम उसका है, वो वहां का अपराध का पर्याय है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। उसने सहारनपुर जिले में पेट्रोल पंप की लूट की, पुलिस ने उसका पीछा किया, सीओ ने पीछा किया, और एक बहादुर सिपाही ने भाग करके जब उसको अरेस्ट करना चाहा खिड़की खोल करके, उसने उसको वहीं शूट कर दिया, उसकी स्टेन गन छीन ली, आज तक उसे स्टेन गन नहीं मिली। अपना क्षेत्र बढ़ाया, हरियाणा तक पहुंच गया, हरियाणा में लूटपाट शुरू की, हरियाणा पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती थी, और वो एनकाउंटर से बचने के लिए मुझको आज इस बात का दुख है, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने अपनी व्यथा भी रख रहा हूँ, भावुक नहीं हो रहा हूं मैं कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने राजनीतिक दबाव के कारण इसका एनकाउंटर ना हो, उसको सरेंडर कराया नहीं कराया, वो जेल में बंद कराया नहीं कराया। आखिर इनको आवश्यकता क्या थी?
घटना हरियाणा की थी, सरेंडर कराने वाले थे, बाइज्जत उसको जेल में भिजवा दिया और वो वहां पर सुरक्षित हो गया। कैराने में शायद उसको इतनी सुरक्षा नहीं मिली हुई थी, और सुरक्षित होने के बाद में अपने मोबाइल कर करके वहां के तमाम व्यापारियों का आतंकित किया नहीं किया उसने। वहां से पैसे, किसी की हिम्मत थी कि उसका मुकीम का नाम आ जाए और वो पैसा ना दे, वो जेल में आके पैसा देने लगे, उसके परिवार वालों को पैसा देने लगे, उसके जो गुर्गे थे उनको पैसा देने जा करके। अब जब ऐसी स्थिति वहां पर आई है, अब बार बार मैं कह रहा हूं भाई, इनको अधिकारियों को आप कहिए, इनको हिदायत दीजिए, मजबूत पुलिस को यहाँ भेजिए, मजबूत अधिकारियों को भेजिए, इस पर तो कार्रवाई हुई नहीं। कोई ईमानदार कलेक्टर पहुंच गया, 1.5 महीने का टर्नओवर, कोई ईमानदार एसपी पहुंच गया, बहादुर एसपी पहुंच गया, 1.5 महीने का टर्नओवर। और बाकी जो है उनके ऐसे लोग जो उनकी हाँ में हाँ करते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, तो वो पड़े वहां पड़े रहो। अच्छा हुकुम सिंह जी, ये बताइए सर कि शुरुआत में जब आपने पहली सूची जारी की, मैंने किया। ठीक है सर, हुकुम सिंह जी हम ये जानना चाहते हैं और पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त आपको सुन रही है, और कैराना को लेकर देश और प्रदेश में अब किस तरह की सियासत हो रही है ये आपसे भी छिपी हुई नहीं है। एक सद्भावना यात्रा आज उस इलाके में निकालने की कोशिश हुई, पुलिस प्रशासन ने उसे भी रोक दिया। ये बताइए कि जो आपका शुरुआती बयान था, जो पहली सूची थी 346 लोगों की, उसके बाद जिस तरीके से आपके सुर बदले और यह कहा गया कि साहब हुकुम सिंह जी ने तो यू टर्न ले लिया है, ऐसा क्यों कहा गया? पहली बोली और भाषा में सांप्रदायिकता का पुट क्यों था, और उसके बाद वो स्थिति लॉ एंड ऑर्डर तक कैसे चली गई? ठीक है, शुरू से लेकर के अब तक जो कुछ मैंने कहा वो सब रिकॉर्डेड है, कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है, आपके यहां भी होगा, किसी और के यहां भी होगा। अगर मेरा एक भी स्टेटमेंट यह दिखाते जहां मैंने ये कहा होगा एक कॉम्युनल घटना है, ये सांप्रदायिक घटना है, फ्रॉम डे 1 मैंने यही कहना शुरू किया था, ये अपराधी है और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसका ब्रेकडाउन यहां पर हो गया है, इस कारण से घटनाएं हो रही हैं, और जो नाम है वो इन अपराधियों के, उन नामों की वजह से इनको माना ना जाए कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुस्लिम समाज में बहुत अच्छे आदमी भी हैं, ये प्रतिनिधित्व नहीं करते, और उसको कम्युनल कलर देने का प्रयास केवल इस कारण से है, केवल इस कारण से है ताकि इनको हम कम्युनल कह दें और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का उनको संरक्षण मिल जाए। ये कुचेष्टा और कुप्रयास उनकी तरफ से भी हुआ और हमारे कुछ और साथियों ने भी किया। मैं आपके साथियों ने भी किया, ब्लेम करने की स्थिति में तो नहीं हूं, लेकिन मेरी तरफ से नहीं हुआ, मेरी तरफ से नहीं हुआ बिल्कुल भी, ना आज है न कल था। और मैं पूछता हूं उन लोगों से, यू टर्न का उनका मतलब क्या है? फ्रॉम डे 1 आई एम कंसिस्टेंटली स्पीकिंग ऑन दिस इशू, और कह रहा हूं कि नहीं, ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, कम्युनल नहीं है। और मुझसे कह रहे हैं मैंने यू टर्न ले लिया। अरे यू टर्न तो उन्होंने ले लिया जिन्होंने कोशिश की इस बात की कि इसको हम कम्युनल बना दें, नहीं बना पाए। ये यू टर्न उनका है, मेरा है। हुकुम सिंह जी, 2-3 सवाल और बड़े महत्वपूर्ण, उसके बाद हम जरा ओपन फोरम में आपकी बात पर चर्चा करेंगे। एक तो ये कि आप जिम्मेदार सांसद हैं और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप बेहद तजुर्बेकार नेता हैं इस देश में और इस प्रदेश में, क्योंकि 6-7 बार अगर कोई विधायक बने तो ये यूं ही नहीं होता और उसी सीट से बनता रहे। हमें जरा ये समझाइए कि आप जैसे जिम्मेदार सांसद के होते हुए आपकी किस बात की जांच करने के लिए जांच टीम, बीजेपी का जांच दल कैराना पहुंचा था, और जब उसने जांच रिपोर्ट सौंपी तो यह कहा कि अभी हिंदू वहां ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, आने वाले दिनों में मुस्लिमों की बारी है या मुसलमान भी इसके शिकार होंगे। क्या ये जो लाइन, ये जो कोट किया गया, दिया गया, इससे आप सहमत हैं? जी, मैंने देखा नहीं किसी रिपोर्ट में ये बात आप कह रहे हैं, नहीं, ये शब्द नहीं है रिपोर्ट में बिल्कुल। केशव मौर्य ने कल कहा, मीडिया के सामने कहा, उस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा। नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कह रहा हूं। प्लीज 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 सर, मैं रिपोर्ट की बात कह रहा हूं, क्यों रिपोर्ट मेरे सामने अभी पेश की गई उनके राज्यपाल जी के यहाँ, उसमें ये शब्द नहीं है। मुसलमानों को डरने डराने जैसी कोई बात नहीं है। नहीं बात है, बिल्कुल भी ये कोई बात हुई? अच्छा हुकुम सिंह जी, जब आप एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते ये सारी चीजें कह रहे थे अपनी पार्टी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो बीजेपी का जांच दल कैराना में ढूंढने क्या आया था? क्या वो आपकी बात को क्रॉस चेक करने के लिए आया था कि हमारे सांसद सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? नहीं, एक सांसद के द्वारा कोई बात कही गई थी, निश्चित रूप से पार्टी ने भी ये सोचा जाकर के भाई चलें, हम भी चलें, हम भी देखें
और देख करके हम भी अपना एक असेसमेंट करें सिचुएशन का, कितनी गंभीर सिचुएशन है, उसका हम सुधार कैसे कर सकते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें कोई अस्वाभाविक इतनी बात है नहीं। हुकुम सिंह जी, टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया तो है, लेकिन ये सारी स्वाभाविकता अस्वाभाविकता में तब्दील तब हो जाती है जब 2017 करीब दिखाई देता है। सवाल ये कि पूरी पार्टी को या हुकुम सिंह जी को, हुकुम सिंह के ये तेवर 2 साल में इसी बार इतने क्यों दिखे, और पूरी पार्टी हुकुम सिंह के साथ ऐसे क्यों खड़ी हो गई? कल विपक्षियों का भी जांच दल वहां गया। केसी त्यागी बहुत सीनियर लीडर हैं, उसी इलाके से आते हैं, जेडीयू के नेता हैं, आप अच्छी तरह परिचित हैं उनसे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल ये चुनावी पलायन ज्यादा है, कोई मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है, और बीजेपी का इतिहास इसी तरह के मुद्दों के आसपास चुनाव लड़ने का रहा है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कैराना उसे मिल गया है। दोनों बातों के बारे में मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और ये मुद्दा मैंने 2013 से उठाना शुरू किया था, जब तो 4 साल थे चुनाव में। अब जितनी ग्रेविटी थी उस ग्रेविटी के अनुरूप ही उसी रेशो में मैंने उठता रहा। अब सिचुएशन जब बिगड़ती गई, जेल में जाने के बाद में भी एक आदमी आतंकित करने पे लगा रहा, और जिला प्रशासन या तो चुप रहा या उसके साथ में जो खड़ा रहा, उसका बिगाड़ नहीं पाया कुछ भी। तब मैंने मजबूर होकर के मुद्दा इस लेवल पे उठाया। आखिर क्या करता और मैं, मेरे पड़ोस में, मेरे क्षेत्र में, मेरे नगर में सब ये घटनाएं हो रही हैं, और फिर मुझसे लोग अपेक्षा करते हैं साहब आपकी सुनने नहीं जा रही, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमारी जान तो खतरे में आ रही है। जब ऐसे ऐसे व्यापार उजड़ के चले गए, इनके 4-4 सनी में घर वहां पर खड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए की कोठियां वहां पर खड़ी हुई हैं, और एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो वहां व्यापार के लिए गए, अच्छे एवेन्यूज के लिए गए, वो तो बच्चों के एजुकेशन के लिए गए। अरे आप देखिए तो साहब, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा, आपके जो पैनलिस्ट हैं कभी आगे देखें एजुकेशन की व्यवस्था वहां कैराने में क्या है। वहां पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट का, 4 डिग्री कॉलेज है मेरे क्षेत्र में, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज है मेरे क्षेत्र में, वहां पर पॉलिटेक्निक है, ITI से कोई जगह छोड़ने रखी जो मैंने बनवाना रखी है वहां पर आकर के। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ, कोई मिसाल दे के देख ले, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मेरे में 2100 बच्चे मुसलमान के पढ़ते हैं, 1500 लड़कियां हैं उसमें। मुझे तो इतनी खुशी होती है उनको देख करके कि ये मुख्य धारा में आएंगे, ये कभी किसी के मुकाबले में नहीं आएंगे, इनके कैरियर बनेंगे, ये वकील बनेंगे, ये इंजीनियर बनेंगे जा करके। मैं तो उस बात की प्रतीक्षा करता हूँ। लोग उसको डिस्टॉर्ट करके कहाँ ले जाना चाहते हैं, मैं उनके चक्कर में नहीं आने वाला। मेरा प्रोग्राम चला था, प्रोग्राम चलता रहेगा। रहा चुनावी मुद्दे की बात, चुनावी मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। चुनाव मुद्दा हमारा है माननीय प्रधानमंत्री के विकास के कार्यक्रम, विकास के मुद्दे पर जीत का आए, और विकास के मुद्दे पर चुनाव जाएंगे, और विकास के मुद्दे पर जीत का आएंगे। हम डिबेट को ओपन करें। हुकुम सिंह जी, इससे पहले सर बिल्कुल आ रहे हैं, एक सवाल जरा हुकुम सिंह से मेरा भी है। हुकुम सिंह जी, मैं पीयूष पंत बोल रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह कर लूंगा, बस एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल ले लीजिए। पीयूष पंत जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, एक सवाल करना चाहते हैं, सुन लीजिए। हुकुम सिंह जी, एक सवाल मेरा था कि आपने जो लिस्ट जारी की थी उसमें बाकी तो लिस्ट टाइप थी, लेकिन वो जो हिंदू लिखा था वो पेन से लिखा गया था, स्याही से। तो क्या आपको लगता है कि आपने तो एक मुद्दे को, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को सामने रखा था, लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने इसको एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा जो है वो तय कर दिया, क्योंकि वो स्याही से लिखा था हिंदू उसमें। ये जब वो लिखा था ना, वो लिस्ट भी मैंने दी थी ला करके। अब वो जैसे आप कह रहे हैं ना, ये बात मेरे सामने भी ये बात आई। मैं नहीं चाहता था कि इसको सिचुएशन को मैं एग्रेवेट होने दूं। मैं, क्योंकि मेरा मुद्दा तो वही था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था। अब वो हिंदू मुसलमान ना बन जाए जा करके, तो मैंने उसको दबाने की कोशिश की, भाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा ये नहीं है, ये मुद्दा खाली कानून व्यवस्था का है। अच्छा हुकुम सिंह जी, क्या आपको अपनी पार्टी से शिकायत है कि जब आप अकेले लड़ते रहे कानून व्यवस्था के मसले पर, अपने इलाके की सिचुएशन को लेकर, तब पार्टी साथ खड़ी नहीं हुई, और अचानक जब चुनाव करीब आ गया तो आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी हो गई? नतीजा यह कि आप पर कम्युनल होने के आरोप लगने लगे। क्या इस बात की शिकायत, इस बात का रंजोगम आपको है अपनी पार्टी से? मैं सुन नहीं पाया कुछ भी इसमें। हमारा सवाल यह है हुकुम सिंह जी कि क्या आपको अपनी पार्टी से शिकायत है? वो इसलिए क्योंकि जब आप अकेले ये मुद्दा उठाते रहे जो कि कानून व्यवस्था का मसला था आपके मुताबिक, तब पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हुई, ये आवाज इतनी जोर से सुनाई नहीं दी। लेकिन चुनाव जब थोड़ी दूर रह गया तो पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हो गई और आप पर कम्युनल होने का आरोप लगने लगा कि साहब हुकुम सिंह इसलिए उठा रहे हैं इस मामले को क्योंकि
कम्युनल है और चुनाव नजदीक है, इस बात की शिकायत है आपको अपनी पार्टी से? सर, ये पार्टी ने मुझको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। पार्टी मेरे साथ में खड़ी रही, पार्टी आज भी मेरे साथ में खड़ी है। मैं पार्टी का अभिन्न अंग हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी के से अलग होने का और पार्टी के दृष्टिकोण से अलग होने का मेरा प्रश्न नहीं उठता। ना मेरी पार्टी ने इसको कम्युनल मुद्दा बनाने का प्रयास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट रूप से कहा, मथुरा से तुलना की कि मथुरा की कानून व्यवस्था और कैरानी की कानून व्यवस्था ही हमारे मुद्दे होंगे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि कम्युनल मुद्दा होगा। तमाम आपके जो आलोचक हैं वो ये भी कह रहे हैं, इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि हुकुम सिंह चूंकि प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, लिहाजा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है। वो एक बड़ी पारी उत्तर प्रदेश की सियासत में खेलना चाहते हैं, इस वजह से भी इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। क्या जवाब देंगे सर? मेरे आलोचक हैं, उनका बड़ा अच्छा सुझाव ही है, स्वागत योग्य है। मेरी ना कोई इच्छा है, ना कभी इच्छा थी। पार्टी ने जब कभी तय किया, जो कुछ किया, जो जिम्मेदारी दी, निष्ठा के साथ में उसको निभाने का प्रयास किया और पार्टी मेरे हर काम से संतुष्ट है। मेरी जहां तक ये इशारा कर रहे हैं, मेरी कहीं इच्छा उस पद के लिए नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम है, पार्टी में हर चीज पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होती है और वो सिस्टम हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है। तो क्या कैराना की जनता से हुकुम सिंह जी माफी मांगना चाहेंगे इस बात को लेकर कि हमने जो बात जिस तरीके से रखनी चाहिए वो वैसे ना होकर दूसरे रंग में चली गई? आपका इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था? हम लोगों ने जिस तरह से रखनी चाहिए, हम लोग ने जिस तरह से पहले दिन रखी थी, आज भी उसी तरीके से रख रहे हैं। उसी तरीके से हमारी पार्टी रख रही है, उसी तरीके से हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष रख रहे हैं। तो इसलिए मेरा माफी मांगने का सवाल नहीं। और अगर माफी मांगने की बात है, मैं हकीकत बता रहा हूं, वो लोग मांगे जो आज निराश हो गए इस बात के कि वो प्रयास करने के बावजूद भी कम्युनल मुद्दा नहीं बना पाए। संगीत सोम की भीड़ जो आज इकट्ठी थी सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपको बता दें, आप सीनियर लीडर हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। संगीत सोम का कहना यह था कि वो लोगों के जहन से डर निकालने के लिए इस पदयात्रा को करना चाहते हैं और कर रहेंगे। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, यह भी महत्वपूर्ण है आपको बताना। लेकिन उनके साथ जो लोग थे, उनके हाथ में तलवारें, लाठी और डंडे थे। आपको लगता है कि तलवारें, लाठी, डंडे लेकर किसी के भीतर से डर निकालने की कोशिश हो रही थी या डर बिठाने की कोशिश हो रही थी? यह दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आलोचना करते हैं इस बात की, संगीत सोम से बात करेंगे इस बात को लेकर कि इससे इलाके का माहौल खराब होगा। मैं कह रहा हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं उनसे आग्रह किया था, कृपा करके आप ना आए। क्या इस बात की शिकायत करेंगे पार्टी आलाकमान में? निर्देश भी दिया हमारे ने, शिकायत का सबके सामने प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे सामने उनसे मैंने किया था। हमारे विधानमंडल यानी संगीत सोम प्रदेश अध्यक्ष की बात भी नहीं मान रहे हैं। संगीत सोम अपनी राजनीति के लिए प्रदेश अध्यक्ष की बात भी नहीं मान रहे हुकुम सिंह जी। मैंने जो हकीकत थी वो आपके सामने रख दी। अभी तो संगीत सोम जाने और पार्टी अध्यक्ष क्या कार्रवाई करें। अच्छा हुकुम सिंह जी, एक बात बताइए कि क्या आप और आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर अब बैकफुट पर चली गई है? क्या ये गलती से मिसफायर हो गया है? हमारी तो हम तो बिल्कुल फ्रंट पर हैं, फ्रंट पे थे और ये बैकफायर होने का सवाल नहीं। वो लोग अपना भ्रम दूर कर लें जो सोचते हैं हम फ्रंट पे नहीं है, हम बैकफुट पर हैं। हम बैकफुट पे क्यों होंगे? अरे हमने जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रखा है, हम बैकफुट पे क्यों होंगे? ये तो वहां की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा आग्रह है। उस आग्रह को स्वीकार कर ले सरकार। ये हमारी किसी बात को चुनौती दे दे कि यह बात गलत है, क्या सुरक्षा नहीं देना चाहिए? नहीं, आपकी लिस्ट को उन्होंने झूठा बताया। मसला प्रदेश नहीं, आपकी लिस्ट को झूठा बताया। आईजी और डीएम की रिपोर्ट आई, हुकुम सिंह जी, आईजी और डीएम की रिपोर्ट आई सर, आईजी और डीएम की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि 119 परिवारों की हमने पड़ताल की और उसमें 3 घर छोड़कर बाकी सबके अपने अपने रीजन हैं। उसमें यह भी बताया गया कि 4 लोग तो ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। रोज समाजवादी पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री अलग अलग चैनलों पर यह बात कह रहे हैं। आपने जो रिपोर्ट पेश की, आपने जो लिस्ट दी सरकार को और आप सरकार की मशीनरी को, तो उस लिस्ट पर ही आपत्ति है और साफ साफ ये आरोप लग रहा है कि हुकुम सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, ये लिस्ट सत्य नहीं है। मैं संक्षेप में कह देता हूं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। और ना इसमें जो मेरी सूची है, मैं जो सूची पर पूर्णतः
स्टैंड करता हूँ, एक भी शब्द में बदलने वाला नहीं हूँ इनके दबाव के वजह से भी। जहां तक इनकी बात है कि वो 4 आदमी नहीं रहे दुनिया में, उनके परिवार तो थे दुनिया। मैंने उनके मुखिया का नाम लिखा, पूरे परिवार के सदस्यों के नाम तो मैंने लिखे नहीं है। मुखिया नहीं रहे, परिवार तो चले गए वहां से। और जहां तक उनकी बात कह रहे हैं ये कि 3 परिवार गए हैं, मैं उनसे ये इतना अनुरोध करने का तो अधिकार रखता हूं, अगर 3 ही परिवार गए हैं या 2 भी गए हैं, 1 भी गया है, इस सरकार ने प्रयास किया गया उस परिवार को लाने का। इस सरकार ने ये कोशिश की है चलो तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, हम जिम्मेदार हैं, हम प्रदेश सरकार चला रहे हैं, मशीनरी हमारी लगेगी, हम सुरक्षित रखेंगे। कोई प्रयास नहीं किया। अगर मैं यहाँ के आईजी से और एसपी से और डीएम से ये पूछूं, आप लोगों ने कोई प्रयास किया क्या? आप लोगों ने कभी जानकारी थी ली इस बात की, कहाँ है वो? और अगर मैं ये बताऊं, जो लोग अपने करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठान छोड़ के गए कैराने में और आज वो किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं, पड़े हैं कहीं उनके, और उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनकी माँ चिल्ला रही बच्चों की कि मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं थे, मैं स्कूल में भी भेज सकती थी। उसके लिए इनको शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? अगर कहीं बची है तो उस एसपी को भी आना चाहिए, उस जिलाधिकारी को भी शर्म आनी चाहिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। मेरे पे प्रहार करते हैं। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? अगर मैं सच्ची बात रखूंगा, मैं भी प्रतिनिधि उनका चुना हुआ हूँ, मुझे ये अधिकार भी नहीं कि मैं आपके सामने उनकी पीड़ा रख सकूं, और अगर पीड़ा रखूंगा तो आप मुझ पर ब्लेम करेंगे, दोष देंगे। अच्छा हुकुम सिंह जी, आखिरी 2 सवाल सर पूछ लेते हैं। सर आखिरी 2 सवाल हम आपका भी बिल्कुल सवाल लेंगे। एक अल्टीमेटम ये दिया गया है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि 15 दिनों के भीतर जो पलायन करके लोग गए हैं उनका पुनर्स्थापन सरकार कराए, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये अल्टीमेटम क्या हुकुम सिंह जी का भी है कि 15 दिन के भीतर जो पलायन करके गए हैं उन्हें वापस कैराना में लाया जाए? मैं आपके अंतिम प्रश्न का अंतिम उत्तर ये दे रहा हूं। मैं एक प्रश्न और होगा सिचुएशन को नहीं बिगड़ने दूंगा कि वो किसी पार्टी के कोई हो। कराने में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, और जिस तरह से आप तक शांति से रहे हैं, केवल अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है वहां पर, और अपराधी लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसकी गारंटी सरकार ले ले, वहां कुछ होने वाला नहीं है जी। एक पीयूष जी का सवाल है, ले लीजिए प्लीज। हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी, एक सवाल मेरा है। चलिए हम मानते हैं कि ये प्रयास जो आपने सूची जारी करी वो सांप्रदायिक एक ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं था, तो क्या ये एक जाट वोट बैंक को अपनी तरफ भाजपा द्वारा आकर्षित करने का प्रयास था कि एक ध्रुवीकरण करा के, जो कि जाट वोट बैंक, जाट और जो गुज्जर वोट बैंक है वो भाजपा से नाराज चल रहा है, जैसा कि हरियाणा में हमने देखा भी उसको। तो क्या ये एक प्रयास था कि इस तरह से ध्रुवीकरण करा के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट वोट बैंक है उसको भाजपा अपनी ओर खींच ले? सर, एक तो उसमें कोई जाट परिवार का नाम नहीं है, किसी गुजर परिवार का नाम नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और ना मेरी सोच में ये था, ये तो नया आइडिया आपने अब दिया मुझको, मेरे तो दिमाग में बात ही नहीं थी। अच्छा हुकुम सिंह जी, ये वाकई आखिरी सवाल, ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या है पार्टी की? कैराना को जिंदा रखने की या फिर कुछ और? कैराना कब तक जिंदा रहेगा? सर, पार्टी की नीति मैं स्पष्ट कर देता हूं। मेरे पास में अगर किसी कस्बे की, किसी गांव की शिकायत आएगी कि वहां पर बदमाश लोग, अपराधी लोग जनता को त्रस्त कर रहे हैं, उनसे रंगदारी मांग रहे हैं, उनको रहना मुश्किल कर दिया है, उनकी जान की सुरक्षा की खतरे में है, मैं निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा होकर के उनकी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हुकुम सिंह जी, और ये समय निकालने के लिए। बीजेपी के कैराना के सांसद हुकुम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे तमाम सवालों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हुकुम सिंह जी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप श्रीवास्तव कैराना से। प्रदीप, हम जानते हैं कि काफी देर से आप वहां खड़े हैं, लेकिन चूंकि जिस सांसद की सूची पर यह पूरा बवाल या जिसे हम सियासत शब्द से नवाज रहे हैं वो सब उठ खड़ा हुआ, लिहाजा उनसे बातचीत थोड़ा करना जरूरी हो गया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार वैसे ही घिर रही है। विजय शुक्ला जी, हम आपके पास भी आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने की यह मजबूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपने पैनल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।